अंजना जी, बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इल्मुनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा। आप भी इसी वजह से मनमानी करते हुए कहते हैं कि हम इतने पत्रकारों से बात करेंगे, हम इतने पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता रहा और एक बार भी इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, वोट इस पर दे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। होता है एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी, ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हों तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से वो को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे, नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इल्मुनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बूढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। लेकिन प्रमोद जी आपकी इजाजत से पवन जी से एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाती हूँ। ठीक है प्रमोद जी? नहीं सर, आप रहिए, क्योंकि अगला सवाल इसलिए मैं उनसे करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों ही दो हिस्से हैं। अब आज की राजनीति ऐसी है जहाँ पर लोगों की जिंदगी में, चाय की दुकान पर, स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, दफ्तर, हर जगह लोगों की विचारधारा में एक गहरी खाई जैसी है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई आज के पॉलिटिक्स में है। आप कहते हैं कि फला आदमी ऐसे मैसेज करता है, फला आदमी के कहने पे आप लोग सब कुछ करते हैं। आप भी इसी वजह से मनमानी करते हुए कहते हैं कि हम इतने पत्रकारों से बात करेंगे, हम इतने पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। आप मुझ पर स्टेज पर कोशिश करते हैं कि आप बरस पड़े मीडिया पर मेरे बहाने, आप भी एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर कैसे अलग हैं आप दोनों? जब असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे तो क्या वो दबाव बना रहे थे? ये असहयोग आंदोलन है। क्या इतना अधिकार भी मेरे पास नहीं है कि मैं उस जहर के व्यापार का हिस्सा नहीं बनूं जो आपके कुछ सहयोगी, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सहयोगी मीडिया में फैलाते हैं? मैं उस व्यापार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं अभी बड़ा रोचक आपने सवाल मेरे साथी से पूछा, रेवंत रेड्डी पहले एबीवीपी में थे, अच्छा लगा सुनकर, आपने याद दिलाया, अच्छा किया।
हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कहाँ थे? कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कहाँ थे? सब आपकी पार्टी जितिन के देन प्रसाद है। पहले कहाँ थे? सब रूठ के चले गए। तो नहीं तो फिर बिछड़े हेमंत- सभी बारी बारी आप बहुत अपनी ही बढ़िया। फौज की याद तो दिला फिर- रहे हैं मुझे। तो फिर ये रेवंत रेड्डी भी रूठ के चले आए होंगे ना बीजेपी से, ये भी बोलिए, बोलिए ना। वो बीच में नहीं टीडीपी नहीं में नहीं भी बोलिए गए ना, थे। बोलिए ना कि वो भी रूठ के गए, बोलिए ना। मैं बिल्कुल इंतजार रूठ कर के रहा हूं। गए। मैं बीच इंतजार में कर रहा हूं। टीडीपी में गए वो। यशवंत तेलुगु सिन्हा देशम जी भी में रूठ काम के किया। गए। तेलुगु देशम में। नवजोत सिद्धू जी भी रूठ के गए। हाँ। कीर्ति आजाद भी रूठ के गए। शत्रुघ्न सिन्हा भी रूठ के गए। नाम गिना रहा हूं मैं आपको कितने लोग रूठ के गए। अरे मैंने एबीवीपी मैं से सिर्फ कहा था याद क्योंकि वो दिलाता गौ पूजा करते दिखे तो मुझे हैरानी हुई गौ थी पूजा उस में दिन। क्या बुराई है? हम तीनों करते हैं, चलिए नहीं, बताइए। वोटिंग क्या वाले बुराई? दिन ये एक पोस्चरिंग होती है। नहीं, पोस्चरिंग आपको लगती है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें आप। लेकिन जो मुझे आपत्ति है अंजना जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, माफी चाहता हूं। उन्हें वो तो मैं जानती हूँ आप ऑब्सेस्ड हैं मुझसे। मुझे आपत्ति हमें इस बात से है कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में ये दलाल क्यों आ जाते हैं? साहब, बड़ा विशाल अयोध्या में मंदिर की पूजा होने वाली है, ऐसा इवेंट होने वाला है जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अरे मेरे और मेरे भगवान और मेरी श्रद्धा के बीच में जी। ये दलालों का काम क्या है? और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं दलाली को कि दलाल आ गए साहब, खुशी खुशी मनाइए, दलाल आ गए, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, सारे मंत्री जा रहे हैं, सबको ले जाया जा रहा है। अरे साहब, एक मंदिर है, एक पवित्र जगह है जहां मैं जाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार झुकता हूं, सजदा करता हूं, सर झुका देता हूं एकदम। वहां भी दलाल आ रहे हैं और वो भी आप बड़े खुश हो रहे हैं साहब, प्रमोद जी, दलाल आ गए। एक सवाल अब आपसे जिसके साथ हम अंत करेंगे सेशन का। कई बार ऐसा होता है कि पीएम पर, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बीजेपी ने भी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर एक से एक हमले किए हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब पर हमले हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में एक ट्रेंड रहा है, अभी भी पवन जी ने जो शब्द यहाँ पर बोला, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी भाषा है जो हम अपने बच्चों को ऐसा शब्द सिखाना चाहेंगे। पीएम के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड कप के बाद। कांग्रेस को असल मुद्दे उठाने होंगे। संसद में बने शेर के दांत का साइज छोटा है या बड़ा है? ग्रीन रूम में जाकर किस प्लेयर से मिले नहीं मिले, ये सब छोड़कर बेरोजगारी, महंगाई और ऐसे मुद्दों पर अगर कांग्रेस जनता के बीच ज्यादा जाएगी तो ज्यादा आपको लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि वो बेटर काम करेगा, क्योंकि वो इश्यूज हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। हो सकता है जैसा जवाब चाह रही हूँ वो ना हो, पर मैं अपने दोनों काबिल साथियों का इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने कांग्रेस के विचार रखे हैं। और आपने मुझसे, देखिए, मैं राजनीति में आ गया था तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना है दूर से, इंदिरा जी को देखा है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और इंदिरा जी की रायबरेली बिल्कुल लगी थी, तो मैं हमेशा से देखता था। राजीव जी को देखा, नरसिंह राव जी को भी देखा, और इन सब से अलग हट के लखनऊ से अटल जी चुनाव लड़ते थे, तो मैं उनके कई भाषा के मामले में उनके प्रशंसक हूँ। लेकिन इस चुनाव में क्या आप नहीं मानते हैं, बाद में विचार कर लीजिएगा, यहाँ कहना कोई ज़रूरी नहीं, कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता रहा और एक बार भी इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, वोट इस पर दे दो। किस पे लड़ते रहे वो? कन्हैयापुर उदयपुर में। वो लड़ते रहे किस बात पे? धार्मिक उन्माद पर। धर्म की लायक, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो सिर्फ धर्म पे उतर गया, मैं उसे उसकी नैतिक हार मानता हूँ। आज अगर वो चुनाव इस मुद्दे पे लड़ते कि हमने ये किया है, महंगाई 25 रुपए पे पेट्रोल कर दिया, वो कहते कि गैस का सिलेंडर हमने 100 रुपए पे कर दिया, या वो ये कहते कि हमने वादा किया था तुम्हें 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देता, उसके बाद जीत होती, तो मैं उसे ईमानदारी की जीत मानता। यहाँ तो आपको करना पड़ा नकारात्मक, क्या क्या बात है। अब भाषा की बात करें तो एक वाक्य मैं याद दिला दूं, जिसके लिए मैं कभी अगर मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से ये आशा नहीं थी कि देश के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता को मूर्खों का बादशाह कहे। जरा अपनी डिग्री देख लो, आज तक पता नहीं लगा क्या है। दूसरे की डिग्री देख लो, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है। एक आदमी ईमानदारी से जो उसके दिल में होता है कह जाता है, दूसरा कसम खा रखी कि हम ईमानदारी से बोलेंगे ही नहीं, जो बोलेंगे वोट के लिए बोलेंगे। तो मैंने जो बात कहनी थी आपसे कही कि ये चुनाव बीजेपी इस मुद्दे पर नहीं लड़ी कि हमने क्या किया,
इस मुद्दे पर लड़ी कि हम नहीं रहेंगे तो कौन खतरे में पड़ जाएगा। ये मैं समझता हूँ किश्ती बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी है, डूबने की कगार पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों चुनाव को लड़ने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, जिस पे मैं भारी सवालिया निशान लगाता हूँ, रिजल्ट आने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ दी। भाषा की मर्यादा आप ही ने पूछा था, इसलिए मैंने भाषा पे ही बोला और कुछ नहीं बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना खर्च कर दिया, कितने साधन लगाए, दूसरे के साधन कितने तोड़े, और महादेव ऐप्स में वो भाग गए थे और जैसे वहाँ सरकार आई भाजपा की लौट आए। तो ये सारा सदा बदा खेल नहीं लगता कि अभी जाओ भाई हम नहीं हैं यहाँ पे, बाहर रहो और दुबई से आ गए। अरे दुबई का रास्ता तो सबको मालूम था पहले भी, पहले क्यों नहीं ले आए? तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि भाजपा ने बिल्कुल अंतिम पायदान पे उतर के चुनाव लड़ा है। इसके परिणाम से वो जीते हैं। 2 जगह हो गई, तीसरी जगह भी होने वाली शपथ, वो हो उनका उसका अधिकार है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चुनाव में मैं निराश हूं। मेरे जैसा आदमी जो 43 साल से लगातार इलेक्टेड पॉलिटिक्स कर रहा हो, उसके लिए ये भाषा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जो लोग बोले हैं वो देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है, लोकतंत्र के लिए।